नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश जोशी और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में निवास है मेरा और लगभग 33 सालों से अंग्रेज़ी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, अंग्रेज़ी जो है हमारे ज़िंदगी में अलग अलग रूपों में आती है। जब हम विद्यार्थी होते हैं तो एक विषय के रूप में आती है और हम उसी तरीके से इसको पढ़ते हैं। और अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये होता है कि उनको सारे विषय अंग्रेज़ी माध्यम में ही पढ़ने होते हैं। ये सही है कि उनको अंग्रेज़ी आती है या नहीं आती, ये एक अलग मुद्दा है। और दूसरे रूप में जब हम बड़े हो जाते हैं और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो एक कॉम्पिटिटिव के रूप में उसके अलग अलग चैप्टर्स आते हैं जो हमको, जो संचालक होते हैं या जो कोचिंग क्लास चलाने वाले होते हैं तो वो हमको उस रूप में पढ़ाते हैं, लेकिन वो एक चैप्टर के रूप में हमको मिलता है। जहाँ तक के स्पोकन का सवाल है तो ऐसे कई क्लासेस होते हैं, बल्कि ज़्यादातर अंग्रेज़ी सिखाने वाले ऐसे ही होते हैं जो आपको स्पोकन के रूप में सिखाते हैं। अब सवाल ये है कि हमको स्कूल में जब आया तब हमको एक अलग रूप में आया कि हमने उसको कोर्स के रूप में पढ़ा, क्वेश्चन आंसर्स किए या पेपर दिए और कई बार अच्छे नंबर मिल भी जाते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये होता है कि आपको अंग्रेज़ी आती है? कॉम्पिटिटिव में आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव एडवर्ब है, कंजंक्शंस है, ये तमाम चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमको अंग्रेज़ी आती है भाषा के रूप में? एक अंग्रेज़ी पढ़ने वाला बच्चा जो होता है वो 12 साल तक के अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़ता है। मेरे पास ऐसे कई विद्यार्थी, पिछले 33 सालों में ऐसे कई विद्यार्थी मैंने पढ़ा है जिनका अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़ाई हुई, लेकिन उनको अंग्रेज़ी आती है ऐसा कोई गारंटी नहीं है इस बात की। वो हमारे पास आए हैं ऐसे बच्चे। तो ऐसा क्या हो कि हमको अंग्रेज़ी भाषा के रूप में आ जाए? सर, कोई भी भाषा आपको जब सीखनी होती है तो उसका एक तंत्र होता है, उसका एक सिस्टम होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाषाएं जो होती हैं, तमाम तरह की भाषाएं जो होती हैं वो 3 तरीक़ों से या 3 चरणों से होकर गुजरती हैं। आपको पहले उसका ग्रामेटिकल बेस सीखना होता है, ग्रामेटिकल चीज़ें हमको देखनी होती है। फिर उस ग्रामेटिकल चीज़ों को हम रिटन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो सीखना होता है। और जब रिटन हम करते होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वो सही है तो हमको ग्रामेटिकल चीज़ें कन्वर्ट करते बन रही हैं। अगर आपका ग्रामेटिकल सही है और उसके बाद आपका रिटन भी सही हो जाता है तो फिर आप स्पोकन की तरफ बढ़ सकते हैं। इन दोनों चरणों से गुजरे बगैर अगर आप स्पोकन करने की कोशिश करते हैं तो वो या तो बहुत कम मात्रा में रहेगा और या फिर इतना त्रुटिपूर्ण रहेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। लॉट ऑफ फॉल्ट्स एंड एरर्स आर देयर। अच्छा, रिटर्न का एक मुद्दा और भी जुड़ा है रिटर्न से, और वो ये है कि सारी की सारी परीक्षाएं आपकी लिखित ही होती है। तो ये संभव नहीं है कि आप तो लिखे कुछ और नंबर आपको मिल जाए। कई बार ऐसा सुनने में आता है, कुछ लोग बड़े कहते हैं कि सर ग्रामर की क्या ज़रूरत है। सर ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, आप आई गो को आई एम गो बोल कर दिखा दीजिए तो चल जाएगा, या मैं जा रहा हूँ को मैं जा चुका हूँ बोल के दिखा दीजिए, तो कैसे काम चलेगा? हैव आई बीन गोइंग का हिंदी आपको पता ही नहीं है तो आप उसका करेंगे कैसे एक्यूरेटली? आप जो भाव प्रकट करना चाहते हैं वो बगैर ग्रामेटिकल बेस के ऐसे कैसे प्रकट हो जाएगा? वो तो हिंदी में भी नहीं हो सकता, और ये तो फिर एक विदेशी भाषा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको भाषा के तौर पर सीखना है तो उसका एक सिस्टम होता है, उसको एक ग्रामेटिकल बेस से लेकर चलना पड़ता है, उसको रिटर्न के थ्रू गुजारना पड़ता है और फिर स्पोकन के तरफ मामला जाता है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि आपको अंग्रेज़ी बोलना है तो आप हिंदी में सोचते हैं और फिर अंग्रेज़ी में बोलते हैं। सर वही होगा, हमारे मन में जो है हिंदी वो 100% समाई हुई है, अंग्रेज़ी हमने अभी ताज़ा सीखनी है। तो हम सोचना जो हमारे जन्म से अब तक के हमारे साथ है वो ऐसे कैसे दूसरी भाषा में हम सोच सकते हैं? हाँ, ये संभव हो सकता है कि आप रिटर्न में, ग्रामेटिकल में इतना काम करें कि उसका प्रतिशत आपके दिमाग में बढ़ता चला जाए, और जब एक सीमा आ जाएगी तो उसके बाद में फिर वो सोचना भी उस भाषा में हो जाएगा और बोलना तो हो ही जाएगा। लेकिन एक सिस्टम से गुजरता है सर। तो मेरा प्रयास यही है कि मैं उसको एक भाषा के रूप में सिखाने की कोशिश करता हूँ, एक शानदार भाषा के रूप में। ग्रामेटिकल बेस पूरा आता है, रिटर्न पूरा आता है और स्पोकन, उसके सारे फ़ायदे हैं। आप कॉम्पिटिटिव में जाएंगे तो आपसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होगी, अगर आप लिखने जाएंगे तो लिखा हुआ सही ही होगा, और चूंकि इन दोनों माध्यमों से गुजरी है इसलिए आपका स्पोकन भी सही ही होगा। तो मेरा प्रयास है, 33 सालों से यही कोशिश कर रहा हूँ, और आगे आपसे बहुत सारी बातें और करनी है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा वो अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश जोशी। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ बुनियादी प्राइमरी और बेसिक चीज़ें बताई थी। आज मैं आपको अंग्रेज़ी विषय को लेकर, अंग्रेज़ी भाषा को लेकर कुछ टेक्निकल बातें बताऊंगा। आपने मित्रों अब तक के जितने कोचिंग क्लासेस देखे होंगे शहरों में, महानगरों में, वो सारे कोचिंग क्लासेस आपने स्पोकन के नाम से देखे होंगे।
इसका मतलब ये है कि वो आपको स्पोकन सिखाएंगे, यानी ग्रामेटिकल बेस से या बेसिक चीज़ों से या रिटर्न से उनका ज़्यादा लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई परीक्षाएं देनी है या रिटर्न में उनकी कोई मदद लेनी है या आपको ग्रामेटिकली कुछ चीज़ें समझनी है कॉम्पिटिटिव वगैरह के लिहाज से, तो वो आपकी मदद नहीं करेंगे। तो स्पोकन मतलब भाषा का एक ही हिस्सा आप सीख के आएंगे, जबकि मेरे साथ जैसा मैंने आपसे कहा कि एक संपूर्ण भाषा आपको मिलने वाली है। एक चीज़ मुझे और थोड़ी सी ऐतराज़ की लगती है कि जैसे क्रियाओं के तीसरे रूप जो होते हैं कई बार एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होते हैं, जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, लीव, लेफ्ट और लेफ्ट, लेफ्ट मतलब छोड़ा हुआ, ठीक है। अब स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक यानी बोलना, तो स्पोकन का मतलब हुआ बोला हुआ। बोला हुआ का मतलब ये हुआ कि जो उन्होंने बोला हुआ है। भाषा हम इसलिए सीख रहे हैं कि हम अपने मन के भावों को अपने शब्दों में व्यक्त कर सकें, चाहे लिख कर हो या बोल कर हो। लेकिन अगर हमको कोई तैयार मटेरियल मिलेगा तो इसका मतलब हम वही बोलेंगे ज़िंदगी भर जो उन्होंने हमको सिखाया होगा। इसका मतलब हम अपने मन के भावों को कभी व्यक्त कर ही नहीं पाएंगे। अगर उन्होंने हमको सिखाया है कि वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो हम ज़िंदगी भर यही बोलेंगे। जबकि उसमें टेंस चेंज हो सकते हैं, या बात नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में हो सकती है, या किसी और टेंस के किसी और फॉर्म में हो सकती है, लेकिन चूंकि हमने वही सीखा हुआ है इसलिए हम हमेशा वही बोलेंगे। तो स्पोकन सीखने का फ़ायदा तो बड़ा सीमित रहा आपका, और बेसिक आपको पता है नहीं, रिटर्न में कोई मदद हो नहीं रही हमारी। तो सर भाषा को आपको कंप्लीट लैंग्वेज के रूप में सीखना पड़ेगा। एक चीज़ और, वो ये है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। भाषा पढ़ाने के लिए आप शुरुआत कहाँ से करते हैं आखिरकार, किस चैप्टर से। कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करता है, कोई प्रीपोजिशन पढ़ना जरूरी समझता है, कोई नाउन पहले पढ़ाता है, कोई टेंस से शुरू करता है। कोई तो ऐसी चीज़ होना चाहिए ना, हर चीज़ की एक शुरुआत, एक प्रॉपर चीज़, एक प्रॉपर शुरुआत होती है। तो आपको कैसे पता होगा कि शुरुआत कहाँ से करना है। मित्रों, मैं 33 सालों से पढ़ा रहा हूँ और मैंने हमेशा नंबर, जेंडर, पर्सन, आर्टिकल, इन 4 चैप्टर से शुरुआत करी है। कई बार मुझे भी लगा कि लोग ऐसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं, तो मैं भी कुछ थोड़ा सा परिवर्तन लाऊं। लेकिन हर बार, हर साल, साल दर साल, इतने साल पढ़ाने के बावजूद हर बार मेरा विश्वास और दृढ़ हुआ कि अगर ये 4 चैप्टर्स मैंने शुरू में नहीं पढ़ाए, नंबर, जेंडर, पर्सन, आर्टिकल, तो आपकी अंग्रेज़ी रिटर्न या स्पोकन में सही होगी या नहीं होगी, टेक्निकली वो कितनी फिट होगी या अनफिट होगी, ये इससे निर्धारित हो जाएगा। तो मुझे तो हर बार ये साबित हुआ है कि ये 4 चैप्टर पहले पढ़ने ही पड़ेंगे आपको, तभी आइंदा आपकी अंग्रेज़ी अच्छी हो सकेगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, सेंटेंस फॉर्मेशन का क्या तरीका है आपके पास, कैसे वाक्य बनाते हैं आप। दुनिया भर में जितने भी किताबें उपलब्ध हैं उसमें से अधिकतम किताबों में उसका एक ही सूत्र है, और चूंकि ज़्यादातर शिक्षक किताबों से पढ़कर सीखते हैं और फिर आपको पढ़ाते हैं, इसलिए उनका भी तरीका वही है। कैसे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और उद्देश्य ऑब्जेक्ट अगर लगता है तो। इस तरीके में मुझे 2 प्रॉब्लम्स हैं व्यक्तिगत रूप से। पहला तो ये है कि आपका वाक्य इसका मतलब 4 ही शब्दों का होगा, जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, टू बी वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा आपके पास है नहीं। मतलब आप अपनी भावनाओं को 4 ही शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, आपके मन की भावना कितने भी शब्दों की, लेकिन ये तो आपको सिखाने में असमर्थ है। ये तो आपको बोलेंगे सर आपका वाक्य तो 4 शब्दों से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है। कोई होशियार टीचर कभी कभी होता है जो लास्ट में लिख देता है प्लस अदर वर्ड्स। अब वो अदर वर्ड्स जो हैं वो कैसे आएंगे, कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन सा अंत में आएगा, कैसे डिसाइड करेंगे आप। वो तरीका किसी के पास नहीं। लेकिन मित्रों, मैं यकीन दिलाता हूँ कि वही तरीका मेरे पास निश्चित रूप से है। आपका वाक्य बोलकर या लिखकर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मैं उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से बोलना या लिखना आपको सिखा सकता हूँ। दूसरी एक और बात है, इनके वाक्यों में ऑब्जेक्ट, इनकी वाक्य रचना में ऑब्जेक्ट बड़ा ज़रूरी है। सर ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे ज़रूरी है। मेरे ख्याल से मैं आपको सुबह से शाम तक कैसे ढेरों वाक्य बता सकता हूँ, लिखवा सकता हूँ, बोल कर दिखा सकता हूँ, जिसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, लेकिन वो वाक्य तकनीकी रूप से सही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है तो लगाइए, नहीं आवश्यकता पड़ती तो मत लगाइए। लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपके सारे वाक्यों में ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। ये कुछ बातें हैं सर। और कुछ जैसे 12वीं के बाद सर कोई कोर्स हिंदी में है नहीं। हायर एजुकेशन के लिए आपको जाना हो, आपको कॉम्पिटिटिव की कोचिंग करना हो, डिजिटल इंडिया की वजह से, कंप्यूटर और मोबाइल के एंट्री की वजह से आपका जॉब, आपका बिजनेस भी अंग्रेज़ी की मांग करता है। तो सर मेरा ऐसा कहना है कि आप बेहतर हो कि अंग्रेज़ी को सीख लें, एक भाषा के तौर पर सीखें, एक कंप्लीट फॉर्म में सीखें। आपका ग्रामेटिकली भी सही हो, आपका रिटर्न भी सही हो और आपका स्पोकन भी सही हो। और सबसे बड़ी बात, आप वो बोलें जो आपके मन में है, आप वो लिखें जो आप लिखना चाहते हैं। जो आपको किसी ने सिखाया वो नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है।
तो ये मेरा दूसरा संदेश था। और कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो मेरे मन में क्या है अंग्रेज़ी को लेकर, या मैं विद्यार्थियों की किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक। नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश जोशी। पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ प्राइमरी और बेसिक चीज़ें बताई थी, और दूसरे वीडियो में मैंने आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें बताई थी। आज तीसरे इस वीडियो में आपको वो दो चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई थी उसकी वजह बताने वाला हूँ। मित्रों, 33 सालों का अनुभव और ज्ञान जो निरंतर बढ़ता रहा, अनुभव बढ़ता रहा, ये एक ही शहर में रहकर सीमित छात्रों के बीच में धीरे धीरे खर्च होता हुआ एक दिन ख़त्म हो जाए, ऐसा मैं नहीं चाहूँगा। जो ज्ञान है, अनुभव है, अधिकतम लोगों के काम आए, ये मेरी मंशा है। और इसलिए अब इतने दिनों बाद मैंने एक छोटी सी योजना बनाई है। आई होप कि जैसे आप लोगों का रिस्पांस रहेगा उसके आधार पर मैं तय करूँगा। तो मेरे दो उद्देश्य हैं। पहला, इनफैक्ट मेरे दो एम्बिशंस हैं। तो पहला एम्बिशन तो मेरा ये है कि मैं इंदौर, जो पूरे मध्य प्रदेश का एजुकेशनल हब है, जहाँ लोग पढ़ाई के लिए, कॉम्पिटिटिव की तैयारी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पूरे मध्य प्रदेश से बच्चे जाते हैं। तो मैं एक ही जगह रहकर मध्य प्रदेश के ऐसे तमाम बच्चों की मदद कर सकूं जो वहाँ पर अपने भविष्य को संवारने के लिए गए हुए हैं और जिनको अंग्रेज़ी में दिक्कत है। और या फिर भोपाल जैसे शहर में, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है और जहाँ कमोबेश थोड़े बहुत अंतर के साथ उतने ही अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जैसी इंदौर में है। तो यहाँ रहकर मैं तमाम मध्य प्रदेश से आने वाले बच्चों का, विद्यार्थियों का भला कर सकूँ, उनको अंग्रेज़ी भाषा के रूप में सिखा सकूँ। और एक और ऐसा है, आपको सुनकर शायद आश्चर्य लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में, ज़िलों में जाकर, जैसे उज्जैन, देवास, धार वगैरह, या फिर जबलपुर, दमोह, सागर, या फिर इधर हमारे यहाँ नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, या ऐसे अलग अलग ज़िलों में एक बार में सिर्फ एक ही ड्यूरेशन के लिए एक ही क्लास रन करूँ। जैसे अगर क्लास मेरी 8 से 10 सप्ताह तक की अगर चलती है, तो 8 से 10 सप्ताह तक के मुझे जितने विद्यार्थी मिल पाएंगे तमाम विज्ञापन और प्रचार के और अप्रोच के बाद, तो उन तमाम विद्यार्थियों को मैं डिफरेंट बैचेस में बांट कर इक्वली, और वहाँ पर एक टेन्योर के लिए रहूँ। और जैसे 8 से 10 सप्ताह में जब मेरा कोर्स ख़त्म हो जाता है, तो मैं उस शहर को या उस ज़िले को छोड़कर फिर दूसरे ज़िले के विद्यार्थियों को अप्रोच करूँ। तो थोड़ा सा मुश्किल का काम है, लेकिन मेरी पसंद का है। तो जब तक ये जोश और जुनून ज़िंदा है और भाषा सिखाने की ललक जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का फ़ायदा हो सके, तो ऐसा भी करने के मूड में हूँ। और देखते हैं आगे कैसा रिस्पॉन्स आता है। और वैसे जहाँ तक कि भाषा का सवाल है, तो एक ही भाषा मित्रों कामयाबी के बहुत सारे द्वार खोल सकती है। आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं, आप उससे हायर एजुकेशन कर सकते हैं, आप उससे साहित्य समझ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव की तैयारियां कर सकते हैं, स्पोकन के तौर पर देख सकते हैं। और भाषा अगर अच्छी आ जाए तो वो आपके आय का साधन भी बन सकती है, आपकी रोजी रोटी का जरिया बन सकती है, जैसे मेरी बनी हुई है। तो ये भी एक मंशा है। और हालांकि एक बात ज़रूर है कि भारतेंदु जी ने कहा था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। तो अपनी भाषा आना तो अच्छी बात है ही, आना चाहिए भी, क्योंकि अधिकतम लोगों से हमारा संपर्क उसी भाषा में होता है। लेकिन अगर एक भाषा, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ जाए, तो आपके लिए कितने सारे नए अवसर पैदा हो सकते हैं, इसका भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो क्यों ना उस भाषा को सीख ली जाए, जिससे हमारी अपॉर्चुनिटीज़, हमारी आय, हमारी अप्रोच और हमारा ज्ञान का दायरा भी बढ़ता ही है। तो शुभकामनाएं तो आपके साथ रहेगी ही, लेकिन अभी फ़िलहाल शुभकामनाओं की आवश्यकता तो मुझे भी है। और देखेंगे कि कैसा रिस्पांस आता है लोगों का, कि मैं इंदौर में रहकर और या भोपाल जैसे शहर में रहकर अधिकतम छात्रों की मदद करूं जो पूरे मध्य प्रदेश से वहाँ आते हैं, या फिर मैं जिला स्तर पर जाकर एक ज़िले में एक ही बार वहाँ पर एक टेन्योर के लिए काम करूं, और उस ड्यूरेशन के बाद में फिर दूसरे ज़िले में अप्रोच करूं, जहाँ अधिकतम विद्यार्थियों को मेरे ज्ञान का, मेरे अनुभव का लाभ मिल सके। तो आपकी राय के लिए और तमाम तरह के रेस्पॉन्सेस के बाद फिर मैं आगे का रास्ता तय करूँगा, लेकिन जल्दी ही ये सब कुछ हो जाएगा। आई होप कि इन द बिगिनिंग ऑफ February आई शैल बी स्टार्टिंग फ्रॉम आइदर इंदौर और भोपाल और एनी डिस्ट्रिक्ट प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश। सो सी व्हाट हैपन्स। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं आमने सामने जल्दी ही। थैंक यू।